बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है बुशमैन जनजाति के बारे में। आज हम अरब में निवास करने वाली बुशमैन जनजातियों के वस्त्र, उनका व्यवसाय, उनके घर और उनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का होता है, ये सारे विषयों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि अरब में निवास करने वाली एक जनजाति है, उस अरब प्रायद्वीप में निवास करने वाली एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है बद्दू। अब इनके निवास, इनका शारीरिक लक्षण और भोजन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि अरब प्रायद्वीप में निवास करने वाले ये बद्दू लोग जो हैं, ये किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। देखिए, अब आपको मालूम है कि अरब प्रायद्वीप जो है वो एक तरह से उष्ण क्षेत्र में आता है ना। अब मतलब बद्दू लोग जो निवास करते हैं वो कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो यहाँ की जलवायु भी कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु होगी। अब आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय का मतलब क्या होगा कि ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा, तापमान बहुत ऊंचा पाया जाता है ना, रेत का विस्तार पाया जाता है, दैनिक तापांतर में बहुत अंतर पाया जाता है, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात को तापमान एकदम से कम हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा के कारण छोटी मोटी घासें उग जाती हैं जिन पर पशुओं को चराया जाता है। तो ऐसी जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जिसे हम मतलब ये कहेंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो हम ये कह सकते हैं कि अरब प्रायद्वीप के वे क्षेत्र जहाँ पर बद्दू जनजाति निवास करती है वहाँ वह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अतः गर्म जलवायु के कारण, अब यहाँ पर जलवायु कैसी होगी? अत्यंत गर्म होगी। और गर्म जलवायु के कारण मालूम है आपको कि हम भी जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो कैसे वस्त्र धारण करते हैं? सूती वस्त्र धारण करते हैं। और हम क्या करते हैं? ढीले ढाले से हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो चूंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसी के कारण अरब में निवास करने वाले बद्दू लोग भी सूती वस्त्र धारण करते हैं और इनके वस्त्र जो होते हैं वो ढीले ढाले और हल्के होते हैं। बद्दू जनजाति के लोगों में अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो है सूती कपड़े से बने कुर्ता और पजामा पहनते हैं, या फिर आपने देखा होगा वो वाइट कलर का सा चोगा भी पहनते हैं। जबकि शीत ऋतु में ये क्या करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये देखिए मरुस्थलीय जलवायु, इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में गर्मी भी बहुत तेज पड़ेगी और शीत ऋतु में ठंड भी बहुत कड़ाके की पड़ेगी, बहुत तेज पड़ेगी। इसीलिए शीत ऋतु में क्या करेंगे, जब ठंड इतनी तीव्र पड़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे, जानवरों की खाल से जैकेट बनाकर पहनेंगे। अतः ये लोग क्या करते हैं, भेड़ की बाल से बनी जैकेट पहनते हैं। सिर पर ये लोग टोपियां, पगड़ी आदि बांधते हैं जिससे धूप से सिर का बचाव हो सके। स्त्रियां भी ग्रीष्म ऋतु में तो क्या करती हैं, सूती कपड़े के मुलायम एवं हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं। इनके कपड़े मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल बने होते हैं। और शीत ऋतु में भी ये भी क्या करेंगे, शीत ऋतु में भी ये भी किसी न किसी जानवर की खाल से या उनके बाल से बने हुए वस्त्रों को धारण करती हैं ताकि शीत ऋतु से बचा जा सके। तो ग्रीष्म ऋतु में तो ये सूती वस्त्र धारण करेंगे और ग्रीष्म ऋतु में ये किसी न किसी जानवर की खाल या उनके बाल से बने हुए वस्त्रों को धारण करते हैं ताकि शीत ऋतु में शीत से बचा जा सके। तो ये था इनके वस्त्र के किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यवसाय की कि ये लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, इनका ऑक्यूपेशन क्या है। देखिए, अभी हमने बात की थी पहले ही कि ये लोग बहुत कठिन और विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं, वहाँ की जलवायु जो है वो प्रतिकूल है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, मुख्य रूप से ये पशु ही पालेंगे और पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय होगा। ठीक है। बद्दू लोगों के निवास क्षेत्र की प्रतिकूल जलवायु एवं जल की कमी के कारण पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नगण्य पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ की जलवायु तो प्रतिकूल हो ही गई है, दूसरा यहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसी कारण से यहाँ पर पशुपालन ही किया जाता है, दूसरे सारे व्यवसाय तो बिल्कुल नगण्य होते हैं। अतः इनका अगर हम ये कहें कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है तो वो है इनका
पशुपालन। अब ये पशुओं में भी मुख्य रूप से कौन से पशु पालेंगे? वही पशु पालेंगे जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये शीत जलवायु वाले पशुओं को यहाँ लाकर पालेंगे। जब जलवायु है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जो जानवर अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे वही जानवर यहाँ पाले जाएंगे, जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, भेड़, बकरियां, घोड़े और खच्चर आदि ये लोग पालते हैं, क्योंकि ये सब क्या कर सकते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं ये सारे जानवर। ऊंट का महत्व इसमें सर्वाधिक होता है। ये जो ऊंट, भेड़, बकरियां, खच्चर पाल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ऊंट का होता है। ऊंट, घोड़े एवं खच्चर आदि पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाने और ले जाने के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी कि हम कहें सवारी और माल को ढोने के लिए ये ऊंट, घोड़े और खच्चर इनको काम में लेते हैं। भेड़ और बकरियों से ये क्या करते हैं? भेड़ बकरियों से ये दूध भी प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं और साथ के साथ उनके चमड़े से वस्त्र और जूते आदि भी ये लोग बनाते हैं। ऊंट से दूध, बाल और चमड़ा आदि प्राप्त किए जाते हैं। अब ऊंट के दूध को भी ये पीते हैं और उससे भी चमड़ा और बाल आदि ये प्राप्त करते हैं। मरुस्थलीय जलवायु में सर्वाधिक उपयुक्त जानवर ऊंट ही है। ये तो आप सभी जानते हैं, आपने छोटी सी क्लासों से ही पढ़ा होगा कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, क्योंकि रेगिस्तानी जलवायु के सर्वाधिक अनुकूल जो जानवर है वो ऊंट ही है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके गद्देदार पैर जो हैं ये आप सभी जानते हैं, आसानी से रेत में धंसते नहीं है और ये बहुत आसानी से, इसके पैरों के नीचे गद्दी टाइप की होती है, जिसके कारण जब ये रेगिस्तान में चलता है तो इसके पैर रेत के अंदर धंसते नहीं है, तो ये आसानी से चल सकता है। और ये भी जानते हैं हम कि ये 1 से लेकर 2 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि इसके पेट में एक थैली होती है जिसमें ये क्या करता है, अपने शरीर में पानी को संरक्षित रखने के लिए इसके पेट में एक थैली होती है जिसका उपयोग वह पानी नहीं मिलने पर करता रहता है। अब जब मरुस्थल में पानी नहीं मिलेगा तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 से 2 हफ्ते तक ये अपने पेट में जो थैली है उसमें जो पानी का स्टोर कर रखा है उससे अपने आप अपनी पानी की पूर्ति कर लेता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में एक दिन में 150 किलोमीटर तक की यात्रा ऊंट कर सकता है। मतलब आप देखिए कि एक दिन में ऊंट को अगर हम चलाएं तो वो 150 किलोमीटर तक चल सकता है। ऊंट मरुस्थलीय क्षेत्र में यात्रा करने, चारा तथा पानी की तलाश करने में मुख्य परिवहन का साधन माना जाता है। अब जब ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, अब इन्हें क्या करना होता है, जब किसी स्थान पर चारा पानी खत्म हो जाता है तो फिर ये नए स्थान की खोज में जाते हैं कि कहाँ पर इन्हें चारा और पानी मिलेगा, तो ऊंट ही इनके साथ मुख्य परिवहन के साधन के रूप में जाता है। ऊंट बद्दू लोगों के आर्थिक स्तर का भी आधार माना जाता है। आर्थिक स्तर का मतलब इकोनॉमिकल स्टेटस भी ऊंट के आधार पर ही डिसाइड होगा कि किसी व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा ऊंट होंगे उसकी, है ना, किसी व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा ऊंट होंगे उतना ही वो क्या माना जाएगा, रिच माना जाएगा, अमीर माना जाएगा, और जितने कम ऊंट किसी के पास है वो उतना ही निर्धन या गरीब माना जाएगा। कृषि करना प्रतिकूल जलवायु के कारण यहाँ असंभव है, पर काफी निम्न स्तर पर लोग कृषि भी करते हैं। निम्न स्तर पर कृषि को व्यवसाय के रूप में करते हैं। केवल मरुस्थलों के पास समतल भूभाग होते हैं, वहां लोग खाद्यान्नों के लिए जौ, मक्का, खजूर, खरबूजे, सब्जियां आदि बहुत कम मात्रा में उगाते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ का मुख्य पशु व्यवसाय पशुपालन ही है, लेकिन मरुद्यानों के पास जहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है उन क्षेत्रों में ये लोग कुछ फल और खाद्यान्न उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे जौ, मक्का, बाजरा, खरबूज, तरबूज, खजूर, ये सब पर बहुत थोड़ी मात्रा में। अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए ये लोग व्यापार भी करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको जिन चीज़ों की दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है उनका ये व्यापार भी करते हैं। ऊंट, घोड़े और पालतू पशुओं से प्राप्त चमड़ा आदि बेचकर ये लोग जौ, आटा, वस्त्र, कहवा, खजूर आदि आवश्यक वस्तु प्राप्त करते हैं। पशुओं को पालने के लिए इनमें मौसमी प्रवास पाया जाता है। यह हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जब जो स्थानांतरण होता है उसे हम प्रवास भी कहते हैं। अब ये प्रवास क्या होता है, मौसम के अनुसार होता है, तो उसे प्रवास कई प्रकार का होता है, स्थानांतरण कई प्रकार का होता है। उसमें से एक प्रवास होता है मौसमी प्रवास या मौसमी स्थानांतरण। इसका मतलब है कि मौसम के अनुसार यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं और मौसम परिवर्तन के बाद हम उस स्थान से कहीं अन्यत्र चले जाएं या पहले वाले स्थान पर चले जाएं, तो इस प्रकार का स्थानांतरण मौसमी प्रवास कहलाता है या मौसमी स्थानांतरण कहलाता है। तो ये पशुओं को पालने के लिए
क्या करते हैं, घुमक्कड़ जीवन तो जीते ही हैं, लेकिन ये स्थान का परिवर्तन या स्थानांतरण कैसा करते हैं, मौसम के अनुसार करते हैं। जहाँ पर जल और चारागाह की खोज में ये लोग एक तो घूमते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय ये लोग उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं, जहाँ चारागाह एवं जल ग्रीष्म में प्राप्त हल्की वर्षा से हो जाता है। अब देखिए, मैंने कहा ना कि ये मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखें तो ये लोग उत्तर पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है और उस वर्षा के कारण क्या हो जाता है, जल की प्राप्ति भी हो जाती है और चारागाह, छोटी छोटी घासें भी उग जाती हैं, इसलिए ये उत्तर पश्चिम में चले जाते हैं। लेकिन अब मौसम बदल गया और शीत ऋतु आ गई, तो जब शीतकाल होगा तो यहाँ पर पानी और चारा तो समाप्त हो ही जाएगा। तब ये लोग दक्षिण की ओर विस्तृत मेरुस्थलीय क्षेत्र में चारों ओर पानी की तलाश में समूह में स्थानांतरण कर जाते हैं। अब शीत ऋतु में ये दक्षिण की तरफ स्थानांतरण कर जाएंगे चारों ओर पानी की तलाश में। ये लोग मौसम के अनुसार अपने पालतू पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर पश्चिम में चले जाएंगे, शीत ऋतु में ये दक्षिण में चले जाएंगे। तो मौसम के अनुसार ये अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, और वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जहाँ जल और चारा, पानी और चारा मिल जाएगा वहाँ ये निवास करेंगे, जब वो समाप्त हो जाएगा ये अन्यत्र चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। अब बात करते हैं इनके घर की। बद्दू जनजाति के लोग हमेशा चारागाह एवं जल की खोज में भ्रमणशील रहते हैं। जहाँ जल और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है ये वहाँ तब तक रहते हैं, और जब जल और चारा समाप्त हो जाता है तो ये उस स्थान से चले जाते हैं, दूसरी जगह निवास स्थापित कर लेते हैं जहाँ चारा और जल इन्हें मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग हमेशा कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग स्थायी निवास बनाकर नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बद्दू लोगों के जो घर होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अब ये जो घर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, विभिन्न जानवरों की खाल एवं कपड़े के तंबू ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब ये क्या करते हैं, जानवरों की खाल और कपड़े से बने तंबुओं को ये साथ में रखते हैं। जहाँ कहीं भी ये रुकते हैं वहाँ तंबू लगा लेते हैं। तंबू के अंदर कपड़ा और चमड़े लगाकर उसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। अब तंबू लगाएंगे, कपड़े का बना और चमड़े का बना। अब उस तंबू के अंदर भी क्या करेंगे, कपड़े और चमड़े से सेपरेशन कर देंगे, अलग अलग खंड या अलग अलग भागों में विभाजित कर देंगे। स्त्री, बच्चे एवं पुरुष के रहने के लिए अलग खंड बनाए जाते हैं। बद्दू लोग समूह में रहते हैं। सबके मध्य में समूह के मुखिया का तंबू होता है। अब ये लोग पूरा एक ग्रुप में निवास करते हैं और ग्रुप में बीचों बीच में कौन रहेगा, मुखिया का तंबू बनाया जाता है तथा उसके चारों ओर अन्य लोगों के तंबू लगा दिए जाते हैं। तंबू लगाने आदि का कार्य स्त्रियां करती हैं, जबकि पुरुष एवं बच्चे अपने पालतू पशुओं को चराते हैं। अब घर बनाने का काम यानी तंबू लगाने का काम एक तरह से स्त्रियों द्वारा किया जाता है और बच्चे और पुरुष तो जानवरों को चराने में व्यस्त रहते हैं। इनके घर खाल के या कपड़े के बने तंबू से बने होते हैं जो स्थायी होते हैं। घुमक्कड़ जीवन के कारण ये लोग अपने साथ साथ ज्यादा सामान नहीं रखते हैं। तंबू के एक कोने में दैनिक उपयोग के सामान रख दिए जाते हैं। चूंकि ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं इसलिए ये क्या करते हैं, अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। बद्दू जनजाति के लोगों में कई उपजाति वर्ग पाए जाते हैं। एक जाति विशेष के लोग एक समूह में ही रहते हैं। इनके समाज में पिता का सर्वोच्च स्थान होता है। समाज पितृ प्रधान माना जाता है। एक गोत्र और जाति ही के 3-4 पीढ़ी के लोग सम्मिलित रूप से एक समूह में निवास करते हैं। चारा की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। रक्त संबंध इनमें सुदृढ़ और शक्तिशाली पाए जाते हैं। देखिए, अब बद्दू लोग जो हैं इनमें भी कई उपजाति वर्ग पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक जाति विशेष के लोग एक ही समूह में निवास करते हैं। इनमें भी पितृ प्रधान समाज पाया जाता है तथा ये समूह में निवास करते हैं और चारे पानी की तलाश में जो एक समूह है या एक जाति के लोग हैं वो एक साथ ही भ्रमणशील होते हैं। इनमें दृढ़ रक्त संबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक समुदाय के लोगों के कपड़ों का अलग अलग रंग होता है। अब इनके क्या होता है, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके कपड़ों का रंग भी अलग अलग होगा। विभिन्न समुदाय में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी समूह के मुखिया को
सभी का प्रमुख माना जाता है। अब जितने भी ये वो उपवर्ग हैं इनके, या जितनी भी जातियां या उपजातियां हैं, उनके सबके अपने अपने मुखिया होंगे, लेकिन इन सब में से जो सबसे अधिक समुदाय, जो जो इन सारे ग्रुप में भी सबसे अधिक शक्तिशाली मुखिया होगा, अलग अलग ग्रुप का एक एक मुखिया हो गया, लेकिन उन सभी ग्रुप में जो सबसे अधिक प्रभावशाली मुखिया होगा उसे ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस मुखिया को सभी समुदाय के लोग शेख के नाम से संबोधित करते हैं, और सभी ग्रुपों में जो सबसे मेन और शक्तिशाली मुखिया होता है वो शेख कहलाता है। बद्दू लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें बहु विवाह प्रथा पाई जाती है, एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। जाति और गोत्र विशेष में विवाह करने की इनमें प्रथा प्रचलित है, मतलब इनका विवाह इनकी जाति और गोत्र में ही होता है। ये लोग अपनी बहन के अतिरिक्त किसी भी स्त्री से विवाह कर सकते हैं। समाज अलग अलग सेवाओं के आधार पर लुहार, सुनार, तंबूकार, सेवक आदि जातियों में बटा होता है। दास प्रथा का प्रचलन बद्दू लोगों के वर्तमान समय तक भी पाया जाता है। अब इनमें भी लुहार है, सुनार है, इस तरह की जातियों में बटे हुए हैं ये लोग। बद्दू स्वभाव से अगर हम इनका देखें, इनका स्वभाव व्यवहार किस प्रकार का होता है, ये वीर, युद्ध कौशल में पारंगत होते हैं। शक्तिशाली समूह के लोग कमजोर समुदायों पर आक्रमण करते हैं। अकाल या चारे पानी की कमी के समय लोग छापामार और लूटमार भी अधिक करते हैं। ये होते तो वीर हैं स्वभाव से और कुशल, युद्ध में भी कुशल होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो शक्तिशाली समूह होगा वो कमजोर समूह पर आक्रमण करता रहता है। अकाल पड़ जाए या चारे पानी की कमी हो जाए तो ये क्या करते हैं, लूट मार करते हैं, दूसरे कमजोर जो समूह है उसके ऊपर हमला करके उन्हें लूट लेते हैं। अधिकतर बद्दू लोग रात्रि में छिपकर व्यापारिक लोगों या यात्रियों से लूटपाट करते हैं। रास्ते में जब यात्री जा रहे होते हैं तो ये लोग क्या कर लेते हैं, उनके साथ लूटपाट कर लेते हैं। वैसे स्वभाव से ये लोग ईमानदार, अतिथि सत्कार एवं योद्धा होते हैं, लेकिन यहाँ वातावरणीय दशाओं के प्रतिकूल हो जाने के कारण, खाद्यान्नों की कमी, कठोर परिश्रम आदि के कारण ये लोग लूटपाट और आक्रमण जैसी क्रियाओं की ओर आकर्षित हो गए हैं, ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपने जीवन को सुचारू रूप से ये लोग चला सकें। इसी कारण प्रत्येक समुदाय में युवाओं एवं हष्टपुष्ट पुरुषों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा हेतु इनकी शरण में जाता है तो उनकी रक्षा ये लोग अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी करते हैं। वर्तमान समय में इनके लिए कृषि व्यवस्था की जा रही है, कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। अब धीरे धीरे इनकी सामाजिक व्यवस्था आधुनिक सभ्य समाज के संपर्क में परिवर्तित होती जा रही है।